जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश तेज कर दी। इसके लिए पुतिन अगले हफ्ते ईरान के दौरे पर भी जाएंगे। वहां वो तुर्की के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि ईरान के इस दौरे के जरिए पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। जंग की शुरुआत के बाद यह दूसरा मौका होगा जब पुतिन विदेश दौरे पर जाएंगे। इससे पहले पिछले महीने ही उन्होंने सोवियत संघ का हिस्सा रहे ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया था। तब भी यही माना जा रहा था। यूक्रेन पर हमले के बाद कड़े प्रतिबंध झेल रहे और अलग थलग कर दिए गए पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ अपने साथियों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं और उनके इस दौरे को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। लेकिन पुतिन के अगले हफ्ते होने वाले दौरे से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इजरायल पहुंच गए। बाइडेन का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है और माना जा रहा है कि पहले से ही अमेरिका का विरोधी ईरान उनके इस कदम के बाद और भड़क सकता है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच खाई और बढ़ सकती है। ऐसे में अगले हफ्ते तेहरान में जब पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से मिलेंगे तो बाइडेन के दौरे की चर्चा तो जरूर होगी। बाइडेन और इजरायल की दोस्ती का सहारा लेकर पुतिन ईरान को अपने और करीब लाने का मौका हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका की एक चेतावनी ने ईरान के साथ उसके रिश्ते में लगी आग में पहले ही घी डालने का काम कर दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के दौरे का ऐलान होने के एक रोज पहले ही अमेरिका ने यह आशंका जताई थी कि ईरान रूस को 100 से ज्यादा ड्रोन देने की तैयारी कर रहा है, जिनका इस्तेमाल पुतिन की सेना यूक्रेन की जंग में कर सकती है। यानी ईरान के दौरे से पुतिन अपनी सेना के लिए नई ताकत लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी बात ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। 4.5 महीने से ज्यादा वक्त से अमेरिका हथियारों के साथ अपने स्विच ब्लेड और फिनिक्स जैसे घातक ड्रोन भी यूक्रेन भेज रहा है। अमेरिकी ड्रोन की मदद से ही जेलेंस्की की सेना ने रूसी सैनिकों और उनके टैंकों के बेड़ों को कई बार नेस्तनाबूद करने का दावा किया। अब अमेरिका की परेशानी यह है कि पुतिन के दौरे के बाद अगर रूस को भी ईरान ने बड़ी संख्या में ड्रोन दे दिए तो फिर यूक्रेन के लिए जंग और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में ईरान ने भी अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए ड्रोन जैसा खतरनाक हथियार बनाना तेज कर दिया है और इसके लिए उसने कुछ दिनों पहले ताजिकिस्तान में हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन बनाने की एक नई फैक्ट्री खोली थी। बताया गया था कि उस फैक्ट्री में ईरान अबाबील 2 ड्रोन बनाएगा। अबाबील 2 ड्रोन भी अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही काम करता है। वो निशाने पर खुद गिरकर फट जाता है और उसे तबाह कर देता है। साथ ही अबाबील 2 ड्रोन एक जासूस की तरह अपने टारगेट पर 200 किलोमीटर दूर से नजर भी रख सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन अपनी सेना के लिए ईरान से अबाबील 2 का तोहफा ले जा सकते हैं ताकि यूक्रेन के युद्ध को जल्द खत्म करने में मदद मिल सके। वहीं अपने ईरान दौरे में पुतिन तेहरान में तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। नेटो का सदस्य देश तुर्की जंग में बारकताश जैसा घातक ड्रोन यूक्रेन भेजकर उसकी मदद करता रहा है और उसके इसी खतरनाक ड्रोन ने यूक्रेन में जंग के मैदान में कई बार अपना लोहा मनवाया। तुर्की का ये ड्रोन रूसी सेना के लिए युद्ध में किसी मुसीबत से कम नहीं रहा और अब यूक्रेन के मददगार तुर्की के राष्ट्रपति से पुतिन खुद मिलने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में अनाज संकट से जूझ रहा तुर्की पुतिन से मदद मांग सकता है। तुर्की यूक्रेन से गेहूं खरीदना चाहता है, लेकिन रूस की घेराबंदी के कारण यूक्रेन चाहकर भी निर्यात नहीं कर पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि तुर्की पुतिन से काला सागर से निर्यात में आने वाली बाधा हटाने पर बात कर सकता है। माना तो यह भी जा रहा है कि इसके बदले में पुतिन तुर्की से यूक्रेन को हथियारों की मदद रोकने को कह सकते हैं। राजस्थान के टोंक से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां अतिक्रमण का विरोध करने पर व्यापारी ने बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप यह है कि कुछ लोग जिले के एक शमशान घाट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं, जिसका इस व्यापारी ने विरोध किया तो एक आदमी ने उस पर हमला बोल दिया। ये घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि आरोपी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और व्यापारी पर दुकान में घुसते ही डंडे से वार करना शुरू कर दिया। लेकिन उस कारोबारी ने भी हिम्मत दिखाई और आरोपी को ऐसा करने से रोकने लगा। इस दौरान हमलावर नीचे जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। वो भी लगातार व्यापारी पर हमले की फिराक में था। काफी देर तक उसकी दुकानदार से बहसबाजी भी जारी रही। हालांकि बाद में दुकानदार ने उसे बाहर की तरफ धकेल दिया। वहीं बताया गया कि पुलिस ने इस हमले की जानकारी मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भागवत कथा के बाद हुई फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए, जबकि उनके आसपास लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सामने आए वीडियो में पेड़ पर लटकी मटकी पर कुछ लोग फायरिंग करते दिखाई दिए। राइफल के साथ मौजूद लोगों ने बारी बारी से मटकी पर निशाना लगाया। मटकी फोड़ने के लिए एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई। बताया गया कि ऐसा एक पुरानी परंपरा के तहत किया गया। वीडियो में दिखा कि कैसे फायरिंग से पहले कथावाचक के मंच पर लोगों ने अपने हथियारों की पूजा करवाई और उसके बाद फायरिंग की। दावा है कि वायरल हो रहा वीडियो काफी पुराना है,
लेकिन जैसे ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, उसने जांच शुरू कर दी। इस तरह की कोई भी हर्ष फायरिंग या कोई फायरिंग करने के लिए मनाही है और इसमें जांच के बाद जो लोग आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। खबर है कि 2 महीने पहले फायरिंग का ये वीडियो किसी ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया था, जो अब वायरल हो रहा है। रूस ने निकोलाइव में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बात का दावा किया कि वहां पुतिन की फौज ने यूक्रेन के करीब 350 सैनिकों को ढेर कर दिया, जिसके लिए रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के एक शिपयार्ड पर हमला बोला गया। जो वीडियो सामने आया उसमें देखा कि रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक के बाद एक दुश्मन के ठिकाने पर कई ताबड़तोड़ हमले किए गए। दिन छिप गया, लेकिन निकोलाइव के अलग अलग हिस्सों में रूस की बमबारी ने सबको दहला कर रख दिया। रूस का दावा है कि उसने शिपयार्ड पर हुए हमले में यूक्रेन के करीब 350 सैनिक मार गिराए, जबकि शहर के एक दूसरे हिस्से में यूक्रेन की सेना के 70 कर्मचारियों का भी खात्मा कर दिया। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि निकोलाइव में रूस ने यह हमला पूरी रणनीति बनाकर किया। पहले यूक्रेन की फौज के ठिकानों को टारगेट पर लिया गया और फिर हमले किए गए। यही वजह रही कि यूक्रेन की फौज ने अपने सैनिकों को खोने के साथ बड़ी तादाद में हथियार भी खो दिए। चीन और अमेरिका में तनाव और बढ़ने वाला है। खबर है कि अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए चीन ने अपने उस सबसे खतरनाक विमान की पहली उड़ान की प्लानिंग कर ली है, जिसे वो बीते काफी साल से गुपचुप तरीके से बनाने में लगा है। खुद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीन अब बहुत जल्द इस ताकतवर विमान को उड़ाने वाला है। पूरा शक है कि चीन का यह विमान उसका H-20 स्टेल्थ बॉम्बर है, यानी आसमान से बमों की बेतहाशा बरसात करने वाला ऐसा हवाई जहाज जो जंग के मैदान में दुश्मन को संभलने का मौका तक न दे, और साथ में स्टेल्थ का ऐसा कवच कि दुश्मन खुद को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई भी न कर पाए, क्योंकि स्टेल्थ प्लेन, रडार या एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ही नहीं आते। चीन के ऐसे H-20 स्टेल्थ बॉम्बर के फ्लाइट टेस्ट की चर्चा शुरू हुई उसकी सरकारी कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के एक अधिकारी के बयान के बाद। चीन के इस अधिकारी ने एक मीटिंग में कहा कि चीन एक जरूरी किस्म के विमान का फ्लाइट टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। यह विमान रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स में विमान का नाम नहीं बताया गया, लेकिन चीन के अधिकारी के हवाई जहाज को रणनीतिक तौर पर अहम बताते ही H-20 स्टेल्थ बॉम्बर के टेस्ट की चर्चा ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि चीन परमाणु बम गिराने वाले इस बॉम्बर के जरिए अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका का शिकार करने की ताक में है। चीन के इरादे इस बात से ही साफ हैं कि उसके H-20 बॉम्बर को अमेरिका के B-2 बॉम्बर का ही चीनी वर्जन कहा जा रहा है। और फिर इस खबर की टाइमिंग भी ध्यान देने वाली है, क्योंकि B-2 बॉम्बर वही विमान है जिसे अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में तैनात किया है, और उस तैनाती को अमेरिका की चीन के लिए आखिरी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जब अमेरिका आंखें दिखाए तो चीन कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। इसलिए अमेरिका की चेतावनियों से बेपरवाह चीन ने भी H-20 बॉम्बर के टेस्ट की खबर उड़ाकर अपना तुरुप का पत्ता चल दिया, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री में चर्चा है कि यह लंबी रेंज का विमान होगा, मतलब कि बेहद दूर से अपने टारगेट का शिकार कर सकेगा। कहा जा रहा है कि H-20 की रेंज कम से कम 12,000 किलोमीटर होने वाली है। अगर यह दावा सही है तो चीन की जद में अमेरिका का हवाई राज्य भी होगा, और अगर चीन का H-20 आर्कटिक के ऊपर पहुंच गया तब तो उसकी पहुंच में अमेरिका के सभी 50 के 50 राज्य होंगे।